गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड निर्णय आईएएस के समाधान प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उन मेजर आर्टिकल्स को जिनकी रेलेवेंस और प्री और मेंस के लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू कैग की अपॉइंटमेंट को लेके। अब यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे एंड प्लस हम डिस्कस करेंगे इनकी पावर और ड्यूटी को। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। देन अभी दिल्ली गवर्नमेंट और कई इंस्टीट्यूशंस को लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से अबाउट ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 को टाइमली इंप्लीमेंट ना करने की वजह से, तो हम इसके बारे में जानेंगे। देन अभी आपको पता होगा COP29 की मीटिंग चल रही है बाकू में एंड इस मीटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है फॉसिल फ्यूल नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। जैसे आपके न्यूक्लियर के लिए हमने नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी की है, तो वैसे ही फॉसिल फ्यूल के लिए भी एक ट्रीटी आ रही है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन यहां पर साइंस एंड टेक में GSAT N2 के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमें एक विदेशी रॉकेट यानी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के थ्रू इसे लॉन्च करना पड़ा। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज में हम पढ़ेंगे चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक की लोकेशन के बारे में, जिसमें बहुत सारे सीज और स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने पिक किया है अबाउट कैग की अपॉइंटमेंट को लेके। रिसेंटली संजय मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कैग। अब इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहली चीज, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो आर्टिकल 148 के अंडर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी कैग को, यानी यहां पर ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज लिखा गया है पावर अंडर हिज हैंड एंड सील। तो यहां पर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कहां से हो रही है, प्रेसिडेंट के द्वारा। देन आर्टिकल 149 इनकी पावर और ड्यूटीज के बारे में बताता है एंड जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। बट आप एक तरह से ये मान के चलें कि जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी की, तो हम कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के प्रति, बट यहां इस अकाउंटेबिलिटी को फाइनेंशियल स्फेयर में इंश्योर करता है आपका कैग, क्योंकि कैग ऑडिट करता है गवर्नमेंट्स के वेरियस जो अकाउंट्स होते हैं उनको, एंड ये इंश्योर करता है कि जो पैसा स्पेंड किया गया है वो एक्यूरेटली किया गया हो। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये गार्जियन है पब्लिक पर्स का। अब इसी वजह से इनका रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, आर्टिकल 150 बात करता है कि भाई ये प्रेसिडेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को आप किस तरह से मैनेज करें ताकि ऑडिटिंग और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो सके। लास्टली यहां पर आप ये देखिए कि आर्टिकल 151 के अंडर यहां गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देते हैं अपनी, जो कि आगे चलकर पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब रखते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी होगी। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 279। इस आर्टिकल में हम नेट प्रोसीड के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, अब उस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई उसको कलेक्ट करने का खर्चा कितना आएगा और टैक्स कितना कलेक्ट होगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है इन दोनों चीजों के बीच में, यानी जो गवर्नमेंट का इनकम साइड है और एक्सपेंडिचर साइड है, इनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में हम इस टैक्स को अप्लाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, मान लीजिए इसका नाम है मोदी टैक्स। अब इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां पर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, बट प्रॉब्लम ये हुई इसको कलेक्ट करने के लिए 99 करोड़ या आप लगा लीजिए 105 करोड़ हमारा खर्चा हो गया। तो उस केस में ये टैक्स लगाना बेनिफिशियल नहीं है, और ये नेट प्रोसीड जो है ये आपकी कैग ही डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे किसी भी टैक्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ के साथ दो शेड्यूल इनसे आप रिलेट कर सकते हो। शेड्यूल 3 में इनकी ओथ के एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है, एंड साथ के साथ आप ये देखिए कि आर्टिकल जो शेड्यूल 6 है इसमें कहा गया है कि भाई कैग विजिट कर सकती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स को भी। तो वो भी चीजें आप यहाँ पे लाइक याद रखना कि भाई जो ग्रांट्स हैं बेसिकली वो कैग अथॉरिटी उसको ऑडिट कर सकती है। अब अपॉइंटमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि भाई प्रेसिडेंट करवाते हैं,
एंड फिर ओथ को भी एडमिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजंस ऐसे नहीं दिए गए हैं जहां से हम ये कह सकें कि इनकी एलिजिबिलिटी को कोई कहीं डिफाइन किया गया हो, बट इनके फंक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। जैसे यूनियन, स्टेट, यूटीज, इन सब के अकाउंट्स को ये विजिट करते हैं। जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं और गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज होती है, उनको भी ऑडिट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, लॉफुल एक्सपेंडिचर, उनको भी ये विजिट करते हैं। देन रिपोर्ट जो होती है प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने रखते हैं। ये कस्टोडियन है आपके पब्लिक अकाउंट के। तो यहां पर आप ये समझ के चले कि एक तरह से फ्रेंड फिलोसोफर गाइड का काम करते हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी ही इनकी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करके पार्लियामेंट में ये इंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल रहे आपके लेजिस्लेचर के प्रति। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कैग। नाउ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है लास्ट में कि रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल वैसे तो ये रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कभी भी, बट रिमूवल का प्रोसेस सिमिलर है, सेम कंडीशंस हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। लास्ट में अगर आपको मैं ये कहूं कि क्या बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, वो दो बेसिस है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बट रिमूवल के प्रोसेस में आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रहती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल काफी सिंपल है। यहां पर अभी जो एनसीआर एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन है या नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इस एरिया में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है जी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने टाइमली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने कहा कि भैया आप रीजन बताओ कि क्यों आपने एयर क्वालिटी इतनी सीवियर होने के बाद भी, भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 441 रैंकिंग चल रही है, मतलब 450 के ऊपर भी कई बार जा चुकी है, तो आपने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने में क्यों डिले किया। अब यहां पर हमारे लिए क्यों के ऊपर ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता क्या है। अब ये सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है, जब भी आपकी एयर क्वालिटी एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाती, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए एनसीआर एरिया में। इसको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंडर आप ये कह सकते हो कि 2016 में अप्रूव किया गया था एंड नोटिफाई किया गया था 2017 में। ये इंक्रीमेंटल है कि भाई चेंजेस और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते जाते जैसे ही एयर क्वालिटी आपकी डिप्लीट होती जाती है। अब इसे इंप्लीमेंट हाल फिलहाल में कौन कर रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें 4 स्टेजेस है। स्टेज 1 जहां पर पुअर क्वालिटी होती है, 200 से 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कोर है। स्टेज 2 वेरी पुअर, एयर क्वालिटी 300 से 400 के बीच में है तो। स्टेज 3 अगर आपकी एयर क्वालिटी 401 से 450 तक है। लास्ट में स्टेज 4 जहां पर एयर क्वालिटी 450 प्लस है। तो इनके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स ट्रिगर किए जाते हैं। जैसे अगर सीवियर क्वालिटी एयर डिप्लीट आपको देखने को मिल रही है तो वहां पर बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, मैकेनिकल स्वीपिंग को बंद कर दिया जाएगा, जैसे झाड़ू लगती है सड़कों पे वो बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मशीन्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं रोड को साफ करेंगे, पानी को स्प्रिंकल किया जाएगा ताकि डस्ट पार्टिकल को सेटल डाउन किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन हो जाता है। नॉन एसेंशियल जो हैवी व्हीकल्स है उनको सिटी के अंदर एनसीआर एरिया में अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या BS6 के डीजल ट्रक्स हैं, इन सब को यहां पर एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी चीजों के ऊपर थोड़ा कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट से आप व्हीकुलर एमिशन को क्या कर सके, कम कर सके। एंड यहां लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो ये सब कंडीशंस बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स के कारण रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहला फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि अगर आप पूरे इस एरिया को देखें, दिल्ली एनसीआर एरिया को, विंटर के टाइम पे यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। मतलब ये आपका सरफेस है, सरफेस ठंड की वजह से ठंडा होने के कारण इससे जो आसपास जो एयर देखने को मिलती है वो भी ठंडी हो जाती है, ऊपर की एयर आपकी हॉट होती है।
तो यहां पर एयर सर्कुलेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब क्या होता है, नॉर्मली कि एयर गर्म होके ऊपर जाके राइज करेगी तो यहां से आपके डस्ट पार्टिकल को भी साथ में ले जाएगी, बट क्योंकि विंटर के टाइम पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो एक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बन गई, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इस एरिया में पोल्यूशन विंटर में इंक्रीज होता है। इन एडिशन टू दिस, विंटर के टाइम पे क्योंकि यहां पर लो प्रेशर नहीं है तो एयर सर्कुलेशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है और विंड स्पीड भी काफी लो रहती है। अब इन सब के अलावा कुछ रीजंस और भी है, जैसे स्टबल बर्निंग हो सकता है, साथ के साथ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर आपका एक लाइक आप ये कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी पोल्यूशन यहां पर आप ऐड कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का पोल्यूशन ऐड कर दीजिए, तो बिकॉज ऑफ दैट एयर क्वालिटी इस एरिया में कॉन्स्टेंटली विंटर के टाइम पे आपको कम होती हुई, डिटोरेट होती हुई दिखती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब इस आर्टिकल के बारे में अगर आपको मेजरली देखना है कि क्या सोल्यूशन वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं, तो यहां पर आप ये समझ के चलें कि वे फॉरवर्ड में वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में आप क्या कह सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस किया जाए, कुछ चीजें जैसे क्लाउड सीडिंग जैसे इनिशिएटिव्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, या पॉलिसी डिजाइन्स में हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हम प्राइवेट व्हीकल्स को कम कर सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव कर सकें। फेम पॉलिसी के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। दीज कैन बी सम ऑफ द स्टेप्स दैट कैन हेल्प अस। बट यहां अगर इसकी बात की जाए तो ये सिस्टमैटिकली एड्रेस करने की कोशिश तो कर रहा है, बट इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? पहला कि भाई यहां पर आपको डिले इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे अभी इस केस में देखने को मिला। फिर प्रॉब्लम यह है कि आप डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, जब आपको ऐसा इंटीमेट किया जाएगा उसके बाद आप कोई एक्शन ले पाओगे। तीसरी चीज, यहां पर कुछ इन्फोर्समेंट में भी प्रॉब्लम रहते। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरी तरह से इन रूल्स एंड रेगुलेशन को ग्रासरूट लेवल पे इंप्लीमेंट किया नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। अब देखिए, इस ट्रीटी को मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि देखो, फॉसिल फ्यूल के कारण बहुत सारा कार्बन अमिट होता है। अब कार्बन अमिशन के कारण, देखो पोल्यूशन तो करती है, कार्बन अमिशन के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हमने ये कहा था कि हम लिमिट करने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बियॉन्ड राइज ना करें। अब इसके लिए हमें जरूरत यह है कि हम कैसे फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करके ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। तो ये आर्टिकल कहता है कि भाई अभी ये जो फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये फोकस कर रहा है कि कैसे फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को हम कम कर सके। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमने एक ट्रीटी बनाई थी, वैसी ही ट्रीटी इसके लिए भी बना सके। अब नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम एक्सपैंड होने से रोकेंगे कि भाई कोल का इस्तेमाल और बढ़े ना, जितना है उसको भी फेज डाउन करेंगे। मतलब फेज डाउन इन द सेंस कि भाई फेज आउट करने के लिए एक फेयर चांस देंगे, कि एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि भाई आज से 20 साल में 30 साल में इवेंचुअली यू गोना ट्रांजिट टू ग्रीन एनर्जी। तो वहां पर जस्ट ट्रांजिशन के मौके देंगे कि भाई यू विल बी प्रोवाइडेड विद द टेक्नोलॉजी, फंड्स एंड मोर ओवर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द टाइम, सो दैट आपकी इकोनॉमी में एकदम से एकदम से सडन जर्क ना महसूस हो, कि एकदम से इकोनॉमी डाउनफॉल पे ना जाए। अब यहां पर कहा जाता है कि भाई इसको बेसिकली थिंक किया गया था, कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही 2015 में, बट क्योंकि मेजर कंट्रीज आप कह सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो थोड़ा डिले हो गया कि 2019 आते आते इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ। मोटिव, दुनिया का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड हम राइज नहीं होने देंगे किसी भी हालात में। अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके बेनिफिट ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो रुकेगी रुकेगी, साथ के साथ एयर पोल्यूशन भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे दिल्ली जैसे एरिया में जो एयर क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी को एक मेजर बूस्ट मिल पाएगा, एक मेजर फोकस मिल पाएगा। आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि आज की डेट में जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, मेजॉरिटी एनर्जी सेक्टर हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इन एडिशन टू दैट
आप जैसे सोलर एनर्जी के फील्ड में, विंड एनर्जी के फील्ड में अब बहुत सी नई जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे एंड इससे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बेटर होंगी एंड यहां पर कहीं ना कहीं आप जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपने मेजर जो कमिटमेंट्स की थी आप उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सोलर पावर प्लांट्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिएगा पैसा, मनी, और वो फंड अपने पास है नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इतने पैसे नहीं है कि वो इतना मेजर पैसा यहां पर लगा सकें। दूसरी चीज, जो मेजर पोल्यूटर्स हैं जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया और यूएस, चाइना, दे आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन। वो कहते हैं कि भैया ये हम ज्वाइन करेंगे ही नहीं। फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस कि भाई मान लो इंडिया ज्वाइन करने की सोच भी ले, अब इससे लगभग आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 लाख लोगों के रोजगार और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी उनकी फैमिलीज, मतलब एक ये कह सकते हो कि आप 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने वाले हो। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जब आप इंपैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी इसमें लाइक अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकेंगी। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई कोई भी कंट्री इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी, कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी, कोई इंसेंटिव नहीं है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो, सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि मेजर जो इकोनॉमीज हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उनके साथ इंगेज करो एंड यहां पर नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल्स के ऊपर फोकस करो कि जिसमें आप प्रॉपर एलिमिनेशन के ऊपर फोकस कर सकें। बाद में आप इनको ये कह सकते हो कि भाई यू शुड फोकस अपॉन की पॉलिसी जो हो वो जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर फोकस करे। अब जैसे कोल को हटाने की बात होती है तो कोल को ये नहीं कि एकदम से आप बंद कर दो, कोल को हटाने के लिए धीरे धीरे आप फोकस करो कि साल 2 साल 10 साल में आप उसको रिड्यूस करो। साथ के साथ पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है कि लोगों को पता हो कि भाई इसके रिपरकशंस कुछ होंगे इकोनॉमी पे, बट वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इफ वी टॉक अबाउट टॉक्स अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीसैट N2 के बारे में ये आर्टिकल है। अब देखो, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस तरह से वर्क करती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ के लगभग 35,600 किलोमीटर के आसपास, मतलब अगर एग्जैक्टली पूछो तो 35,786 किलोमीटर के आसपास एक ऑर्बिट पड़ती है जिसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यहां पर अगर आप 3 सैटेलाइट भी प्लेस कर दें तो ये पूरी अर्थ को कवर करने के लिए काफी है। बट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि यहां पर आप कॉन्स्टेंटली एक एंटीना की पोजीशन मेंटेन करके लंबे समय तक कम्युनिकेशन को इंश्योर कर सकते हो। तो दैट मींस कि ये जो है कम्युनिकेशन के लिए मेजॉरिटी टाइम पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का यूटिलाइजेशन रहता है। अभी रिसेंटली हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की जैसे जिसका नाम है जीसैट N2। अब इससे ब्रॉडबैंड सर्विसेज को हम और बेटर कर पाएंगे इंडिया में, एंड जो इन फ्लाइट हम इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते हैं वो इन फ्लाइट इंटरनेट यूज को हम प्रमोट कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं एक लार्ज यूजर बेस को हम यहां पर बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि 14 साल की इसकी मिशन लाइफ रहेगी एंड इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो हमारी है उसने डिजाइन किया था। अब लास्ट में आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें हम की का करके एक आपका ट्रांसपॉन्डर है जिसको यूज कर रहे हैं। इसकी थ्रूपुट बहुत ज़्यादा डाटा को ये हैंडल कर सकता है। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज और फ्लाइट कनेक्टिविटी में और मिलिट्री यूज के लिए दैट्स व्हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे बैंड्स और भी बहुत से होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे KU बैंड जो है ये बेसिकली टीवी, सैटेलाइट टीवी जो होते हैं ना, जैसे DTH देखते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ हद तक इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी यूज किया जाता है। C बैंड जो है, C बैंड टीवी और रेडियोस दोनों के लिए यूज किया जाता है। L बैंड जो है वो बेसिकली मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे लाइक मोबाइल फोन्स को सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और X बैंड सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए किया जाता है। अब लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि ये चेन्नई है, इसके अलावा वाइजैक पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट से भी ये कनेक्टिविटी रहेगी। ये बे ऑफ बंगाल है, सी ऑफ अंडमान से होते हुए ये यहां पर गया मलक्का स्ट्रेट,
मलक्का स्ट्रेट से ये साउथ चाइना सी में एंटर करता है, ये आपका ताइवान स्ट्रेट है, यहां से होता हुआ ये ईस्ट चाइना सी में पहुंचता है, ये येलो सी है, एंड यहां से सी ऑफ जापान में कनेक्ट होता है व्लादिवोस्तोक से। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आपको याद रखनी है, कौन कौन से स्ट्रेट और कौन कौन सी वाटर बॉडीज को ये क्रॉस करता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए, इसका बेनिफिट ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडिया के एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को, दैट इज योर ईस्ट साइड में हमने जो इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है उसको, प्लस इंडिया यहां पर फोकस, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आर्टिक एरिया में नॉर्दर्न सी में भी रशिया के साथ मिलके नेविगेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया की कनेक्टिविटी को इंप्रूव और इन्हांस करने के लिए ये सभी रूट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव हो सकता है। अब यूजुअली जो हम वाटर चैनल्स यूज करते हैं उसके मुकाबले में यहां पर हमारा 40% टाइम और कॉस्ट की बचत होगी, एंड इसको प्रपोज किया गया था सबसे पहले 2019 में, एंड ये ऑपरेशनल और फंक्शनल हुआ था 2023 में। तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो यहां पर इस आर्टिकल में जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मतलब इनमें से किसी भी आर्टिकल में, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम इन द अपकमिंग क्लास। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।